सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज जो आपका डीएलएड 4 सेमेस्टर का गणित का पेपर हुआ है उसका पूरा सोल्यूशन हम इस क्लास में देखने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को मैं बताते हुए चलूंगा, पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा और आप मिलाते हुए चलिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपने कितना ठीक किया है, कहाँ गलती की है, कहाँ तक क्या सही किया है। ठीक है, ये सारी चीजें आप मिलाते हुए चलिएगा। सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न था, एक घटना की प्रायिकता 4/7 है, इसका प्रतिकूल समवेगानुपात होगा। तो देखिए, घटना की प्रायिकता, पहले तो अनुपात जब दिया रहता है m/n, तो हम लोग प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकालते हैं m/m(n). अब देखिए, ये हमें दिया गया है m/m(n) दिया गया है, यानी कि 4/7 दिया गया। m की वैल्यू 4 हो गई, m की वैल्यू 4 हो गई और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, m(n) बराबर 7 और m की वैल्यू 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यानी कि अनुपात जो हो जाएगा, अनुपात का मान क्या होगा, 4/3। और यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आपसे प्रतिकूल समवेगानुपात पूछ रहा है, तो प्रतिकूल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल अनुपात जो हो जाएगा वह हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 3/4। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहां से हम लोग कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, फिर इनटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा है, तो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो अब ये देखिए, कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए हो गया, और सेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, कॉस स्क्वायर ए को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा 1 बच गया। अब ऑप्शंस में आप देखिए, आपको दिया गया है साइन ए, साइन 0, साइन 90 और साइन 45। तो एक किसकी वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है साइन 90 डिग्री की। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1। तो उत्तर क्या हो जाएगा, साइन 90, ऑप्शन 3 जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर नापों के घनाभाकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी। अब एक घनाभाकार, घनाभ आपको पता है कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। और इसको गिफ्ट पैक करना है, और गिफ्ट पैक करने के लिए न्यूनतम कितना कपड़ा चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। अब ढकने के लिए क्या चाहिए होता है, देखिए, किसी भी घनाभ को अगर ढकना है तो इसको ढकने के लिए हमें चाहिए होता है इसका पृष्ठ हम देखेंगे, इसका पृष्ठ अगर हम देख लेंगे पूरा, ये पृष्ठ इसका कितना है, यह अगर हम लोग निकाल पाए तो हम निकाल पाएंगे कितना कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठ। घनाभ का पृष्ठ क्या होता है, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि b इंटू एच, प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हो जाता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। तो अब इसी तरीके से मान लीजिए लंबाई 3 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 5 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे लंबाई 3 गुणे चौड़ाई 4 धन चौड़ाई 4 गुणे ऊंचाई 5 धन ऊंचाई 5 गुणे लंबाई 3। तो ये अब कितना आ जाएगा, देखिए 2 गुणे 3 चौक 12 धन 20 धन 15। तो हो जाएगा 2 गुणे 20 और 12 हो जाएगा आपका 32 और 15 हो जाएगा 47। तो 2 गुणे 47 आ जाएगा, यानी कि 4 और 9 94, 94 इसका आंसर आ जाएगा।
94 वर्ग मीटर। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा 94 वर्ग मीटर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 4 है, यदि करणी में 2 के घाते n बराबर 64, करणी में 2 के घाते n बराबर 64 लिखा हुआ है तो n का मान निकालना है। अब देखिए किसी भी संख्या के घात में अगर करणी लगी होती है तो उसके घात में क्या होता है, उसके घात में होता है 1/2, यानी कि 2/2 टू द पावर n पावर 1/2 बराबर 16 इसको लिखा जा सकता है। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, करणी में 2 के घाते n को हम लोग लिख सकते हैं 2 के घाते n के घात 1/2। अब देखिए आपको पता है घात में अगर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, n का गुणा होगा 1/2 में, तो ये घात में कितना हो जाएगा, घात में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 64 लिखना है, 16 लिख दिया हमने 64, तो 2 के घाते, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के घाते n/2 बराबर, और इसको कितना लिखा जा सकता है 64 को अगर 2 के घात में लिखें तो 2 के घाते 6 लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 होता है। 2 के घाते 6 को आप लिखेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। 2 का 6 बार अगर आप गुणा करते हैं तो अब यहाँ से आपको पता है कि आधार अगर समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो घातें समान होती हैं, तो यहाँ से n/2 बराबर हो जाएगा 6 और 2 बराबर के उधर जाएगा, 6 में गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा 12, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेमी और 6 सेमी है, इसका परिमाप होगा। समचतुर्भुज रोम्बस, समचतुर्भुज आप जानते होंगे कि सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं बराबर, किंतु इसमें क्या होता है कि 90 अंश नहीं होता, नहीं तो वो हो जाता है वर्ग, ठीक। अब देखिए एक रोम्बस आप चुनिए ए बी सी डी, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में ए बी सी डी, और ऐसे विकर्णों को आप मिला लीजिए, विकर्णों को आप मिला लेंगे तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि विकर्ण जो होते हैं वह समकोण पे और बराबर पे काटते हैं, ठीक है। तो ये जो लंबा वाला है इसकी लंबाई आपको दी गई है 8, यानी कि बराबर भागों में बांट रहा है तो इधर 4 हो जाएगा, और ये जो दूसरा विकर्ण है इसकी लंबाई जो है वह 6 है, तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें इसको, अगर मान लेते हैं O पॉइंट कह देते हैं जहां विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, तो त्रिभुज COD में अगर आप देखोगे तो आपको ये कोण 90 अंश का है जहां काटते हैं विकर्ण, ये जो हो जाएगा 90 कोण के सामने वाली जो भुजा हो जाएगी CD, यह हो जाएगी कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि ये एक समचतुर्भुज है, तो यहाँ पे CD का स्क्वायर जो हो जाएगा वह हो जाएगा CO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो CD का स्क्वायर हमें निकालना है क्योंकि हमें भुजा चाहिए, हमें यहाँ पे परिमाप निकालना है, ठीक है। तो CD बराबर हो जाएगा CO यानी कि 16, CO यानी कि 4 का स्क्वायर धन OD 3 का स्क्वायर 9, तो CD बराबर हो जाएगा करणी में 25 और CD का मान जो आ जाएगा वह 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और सभी भुजाएं जब बराबर होती हैं तो इसका जो परिमाप का फॉर्मूला होता है, इसका जो परिमाप होता है वह होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे 5, भुजा कितना हमने निकाला 5, तो यह आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से पांचों बहुविकल्पी आपने सही किए होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करा रहा है, ठीक है, लेकिन आप बहुत एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। यह पांचों बहुविकल्पी आपने सही किया होगा, सही बिल्कुल कोई डाउट मत रखिएगा, ये ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में पहला है, यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर हो तो उस गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसा कि कह रहा है कि घनाकार है गड्ढा, तो आयतन कितना होगा, आयतन बराबर होगा a क्यूब, और आयतन का मान आपको दिया गया है, यानी a क्यूब की वैल्यू आपको दी गई है 13.824, तो a बराबर कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 13.824। अब देखिए आपको पता है कि 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27।
अब इन्हीं दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में यह वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वह आएगी 2.4 सेंटीमीटर में, नहीं मीटर में दिया गया है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मीटर में। जो गड्ढे की गहराई आ जाएगी वो 2.4 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 2.4 मीटर आ जाएगा। इसके बाद देखिए दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ऊपर शीर्ष ना आने की संभावना प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दो सिक्के एक साथ अगर उछाले जाते हैं तो आपको पता है कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। अगर आप निकालेंगे कितनी घटनाएं होंगी तो 2n यानी कि 2 के घाते 2 यानी 4 घटनाएं होंगी। कौन कौन सी घटनाएं होंगी? पहले पे अगर हेड आता है और दूसरे पे टेल आता है, या पहले पे टेल आता है दूसरे पे हेड आता है, या दोनों पे हेड आ जाता है, या फिर दोनों पे टेल आ जाता है। ये 4 घटनाएं टोटल हो सकती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रतिदर्श समष्टि। अब आपसे बोल रहा है कि ऊपर शीर्ष ना आने की संभावना, ऊपर शीर्ष नहीं आना चाहिए चाहे जो आए। ठीक है, तो ये पहली जो घटना हो गई हेड टेल की, ये नहीं ली जाएगी। दूसरी जो घटना हो जाएगी टेल हेड की, ये नहीं ली जाएगी। और तीसरी जो घटना है हेड हेड की, ये भी नहीं ली जाएगी। केवल वही घटना हम रखेंगे अपने प्रायिकता में, संभावना में, जिसमें शीर्ष पे टेल आ रहा हो। ठीक है, और हेड तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी दोनों घटनाएं इसीलिए नहीं ली जाएंगी। अब देखिए टेल केवल एक बार आ रहा है और कुल घटनाएं कितनी है? 4, तो प्रायिकता हो गई 1/4। और इसको प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा करिए, प्रतिशत चिन्ह लगाइए, तो 1/4 गुणे 100 होगा, यानी कि 25% आ जाएगा। ये ऊपर शीर्ष ना आने की संभावना क्या हो जाएगी? 25%। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, a बराबर 60 अंश, तो साइन a माइनस कॉस a, यानी कि a की वैल्यू रखनी है 60, तो ये हो जाएगा साइन 60 माइनस कॉस 60। अब साइन 60 की वैल्यू आपको पता होती है कितनी होती है? √3/2, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2। हर समान है, तो यहाँ पे संख्याएं आपस में घट जाएंगी। वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3 माइनस 1/2। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, गुणनखंड का कराया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 9, x² माइनस x माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए। बहुत ही आसान है। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू है -6, तो a इंटू सी आ गया -6। अब b को आपको तोड़ना है गुणे में, इस तरह दो संख्याओं में इस तरीके से तोड़ना होता है कि गुणा किया जाए तो -6 आए और जोड़ा जाए तो -1 आए। तो जोड़ सकते हैं, इस तरीके से लिख लेंगे, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, इतना इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले पद में x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, दूसरे पद में बाकी दोनों पदों में कितना 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3। अब इसको कितना लिखा जा सकता है? x माइनस 3 दोनों जगह कॉमन है, x माइनस 3, और यहाँ बचा है x और यहाँ बचा है +2, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x +2। यही गुणनखंड हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेमी है, यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो शीट का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब शीट का क्षेत्रफल, आयताकार शीट है उसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, यानी a इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई की वैल्यू आपको कितना दिया गया है? 480 वर्ग मीटर दिया गया है। ठीक, यानी यहां से निकाल सकते हैं आप लंबाई, क्योंकि चौड़ाई आपको दी गई है। a इंटू 12 बराबर हो जाएगा 480, और a की वैल्यू आ जाएगी 480/12, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर, यानी लंबाई आ गई 40 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप आपको निकालना है। शीट का परिमाप आपसे पूछ रहा है, तो परिमाप बराबर हो जाएगा, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई है 40, चौड़ाई है 12। अब देखिए बराबर 2 गुणे ये 40 धन 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 52, और 2 का गुणा 52 में होगा तो 104 सेंटीमीटर। वैल्यू जो आ जाएगी 104 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ पे जो आपसे पूछ रहा था शीट का परिमाप ज्ञात कीजिए, शीट का परिमाप हो जाएगा 104 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब
वृत्त का परिधि आपको दिया गया है। परिधि का फॉर्मूला आपको याद होगा। परिधि क्या होता है वृत्त का? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 22, यानी कि 2 इंटू पाई 22/7 गुणे आर बराबर आपको दिया गया है 22। और केवल आर इस तरफ हम लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा? 22 में गुणा हो जाएगा 7 से, 7 हर में था और यहाँ 2 गुणे 22 आ जाएगा बटे में, तो 22 से 22 कट जाएगा। आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना आ गया? 7/2, यानी कि इसको आप 3.5 सेमी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए हम लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए प्रश्न संख्या 12 है। पहला प्रश्न, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी, त्रिज्या 6 सेमी, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई है और त्रिज्या आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन, कई लोग जल्दी में गलती करते हैं, मैंने आपको बताया है, यह क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, गलती आपको नहीं करना था, यह भी मैंने आपको बताया है। आयतन का फॉर्मूला आपको पता होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो बेलन का फॉर्मूला होता है उसका 1/3। ठीक है, अब यहाँ आर और एच, आप ऊंचाई देखोगे 10 और आर देखोगे 6, आप वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। लेकिन यह गलती है, यहाँ पे ऊंचाई नहीं, यहाँ पे दिया गया है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल की वैल्यू दी गई है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एच की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए फिगर से समझ लीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। शंकु आप बनाइए। शंकु में क्या होती है? शंकु में 2 ऊंचाइयां होती हैं। एक तो लंबवत ऊंचाई होती है ये एच, और एक ये होती है एल, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तिरछी ऊंचाई देखिए ज्यादा होती है। और ये अगर आप पॉइंट ए ओ बी इसको बोलें, तो यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, त्रिभुज ए ओ बी जो है यह एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, और ओ ए का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आपको दी गई है। एल कितना है? यहाँ पे एल है यहाँ पे 10, यानी 10 का स्क्वायर। आर यहाँ पे कितना दिया गया है? त्रिज्या 6 का स्क्वायर, और एच का हमें मान निकालना है, एच का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 36, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा √64 और वैल्यू आ जाएगी एच की 8। अब यहाँ से आप निकालिए वॉल्यूम। आपसे आयतन पूछ रहा है शंकु का, तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू रखिए 1/3, पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर की वैल्यू रखिए कितनी है? 6 दी गई है, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा, और गुणे में एच कितना है? 8। अब सही वैल्यू आपने रखा है एच की, 10 मत रख के चले आइएगा। अब इसके बाद देखिए 3 से काटेंगे 6 को, 2 बार में कट जाएगा, और अब इसके बाद गुणा करिए तो हो जाएगा 22 का गुणा 2 में होगा तो 44 गुणे 8 छक 48, 44 गुणे 48 बटे में है 7। अब यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए, 44 का गुणा आप 48 में कीजिए, 44 गुणे 48 कितना आ जाएगा? 2112/7। अब भाग कर दीजिए 7 से, भागा 7, तो कितना आएगा? 7 त्रिक 21, 3 बार जाएगा, और उसके बाद एक में तो जाएगा नहीं तो 0, फिर एक बार जाएगा, फिर बचेगा 5, फिर जाएगा 7 बार, तो 301.7। ये भी देखिए क्वेश्चन कराया हुआ है 301.7, और यहाँ पे यूनिट देखिए सब सेंटीमीटर में दिया गया है, तो वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। 301.71 यही वैल्यू आएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे। नवीन एक 11 सेंटीमीटर लंबे 4 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर 2 सिरों को जोड़कर बेलन बनाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब नवीन के पास एक कागज है, ठीक है, एक पेपर है, आप जैसे एक A4 शीट होती है, या आप कॉपी में से एक पेज निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से एक पेज है नवीन के पास,
और इस पेज की लंबाई चौड़ाई आपको दी गई है। चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और लंबाई है 11 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि लंबाई के अनुदिश मोड़ करके, जब भी लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाएगा तो वहां पे क्या होगा, तो बेलन की जो ऊंचाई होती है वह कागज की चौड़ाई बन जाती है। जो बेलन की ऊंचाई होती है वह कागज की चौड़ाई बन जाती है और यह जो लंबाई होती है यह इस तरीके से दोनों सिरों को जब जोड़ा जाएगा इस तरीके से, तो ये जो लंबाई होगी यह बेलन की क्या बन जाएगी, बेलन के आधार का जो वृत्त होता है उसका परिधि बन जाएगा लंबाई। और ये जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई h बन जाएगा। ठीक है, यानी कि h बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के, और 2 पाई r वृत्त की जो परिधि है, ये जो r है, ये जो परिधि है, इसका जो मान हो जाएगा यह हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। आपने कुछ नहीं किया है, पेज को लेकर के पेज को लंबाई के अनुदिश मोड़ा है, यानी कि चौड़ाई के जो दोनों सिरे हैं उनको आपस में ला करके आपने मिला दिया है। ठीक है, चौड़ाई के जो दोनों सिरे हैं पेज पे, जो चौड़ाई वाले एंड हैं उनको ला करके ऐसे जोड़ दिया है यहाँ पे आपने। ठीक है, तो यही हो गया है। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ऊंचाई हो गया 4 सेंटीमीटर और जो वृत्त की परिधि है वह इस आयत की लंबाई हो गई। ठीक, अब यहाँ से वैल्यू r की निकाल लीजिए आप, तो 2 इंटू पाई 22/7 गुणे r बराबर है 11 सेंटीमीटर, और केवल r बराबर अगर हम लिखना चाहें तो 11 गुणे 7 और बटे में 2 गुणे 22। 11 से 22 को काटिए, 2 बार में कट जाएगा, और r बराबर यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, r बराबर मिल जाएगा 7 बटे में है 4, 7/4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ से रेडियस r की वैल्यू मिल गई 7/4। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, बेलन का आयतन पूछ रहा है आपसे, तो ये होता है पाई r स्क्वायर h। अब वैल्यूज रख दीजिए, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और गुणे r की वैल्यू है 7/4, 7/4 का स्क्वायर यानी 7/4 का 2 बार गुणा, फिर h की वैल्यू आपकी है 4। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, और देखिए बचा क्या हुआ है, 22 गुणे 7 ऊपर, नीचे 4, 4 को 2 से काटिए, 22 को 2 से काटिए, तो 11 गुणे 7 और बटे में है 2, तो ये जाएगा 77/2, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 38.5, और सभी वैल्यूज आपको दी गई हैं यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, वैल्यू आ जाएगी 38.5। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, नीचे दिए गए सारणी की संचयी बारंबारता ज्ञात करते हुए माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको एक और कॉलम बस बना लेना था संचयी बारंबारता का। चलिए देखते हैं, वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पे पद का नाम आपको दिया गया है, एक कॉलम और आपको जोड़ना था, पद का नाम और बारंबारता आपको दी गई है, आपको एक कॉलम और बनाना था संचयी बारंबारता का। ठीक है, अब पद का नाम देखिए, पद कौन कौन से दिए गए हैं आपको, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8 दिया गया है, 10 दिया गया है, 12 दिया गया है, 14 दिया गया है, 16 दिया गया है और 17 दिया गया है। ठीक है, ये आपको पद दिए गए हैं। अब देखिए 4 की जो बारंबारता दी गई है वह 1 दी गई है, 6 की 2 दी गई है, और उसके बाद 7 दी गई है बारंबारता, फिर 9 दी गई है, इसके बाद देखिए 11 दी गई है, फिर 18 दी गई है, फिर 5 और 4, ये हो गई बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, अब देखिए अभी तक कोई पद नहीं आया है, अब 4 पद जो है वह एक बार आया है, तो संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, इसकी संचयी बारंबारता 1 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद देखिए एक पद आ गया 4 का, अब 6 के कितने पद आ रहे हैं, देखिए 2 पद आ रहे हैं, तो टोटल कितने पद अब तक आ गए, 1 और धन ये 2, ये जो पिछला 1 पद आया है और 2 पद
पहले 4 का एक पद आ चुका है, अब 6 के 2 पद आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1 धन 2 यानी कि कुल 3 पद आ गए। इसी तरीके से अब देखिए 8 के 7 पद और आ रहे हैं, तो ये हो जाएंगे कुल 10 पद। इसके बाद देखिए 9 पद अब आ रहे हैं 10 के, तो हो जाएगा 19। ठीक है, इस तरीके से अब इसके बाद देखिए 12 के 11 पद आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा टोटल 30। इसके बाद देखिए 14 के 18 पद आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 48। फिर इसके बाद देखिए 16 के 5 पद आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 53। फिर इसके बाद देखिए 17 के 4 पद आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57। टोटल यहाँ पे जो पद आ रहे हैं वह कितना आ रहे हैं, 57 आ रहे हैं, 57 पद आ रहे हैं। और बारंबारता को भी आप जोड़ेंगे तो 57 आएगा, और 57 पद जब आ रहे हैं तो यह एक विषम संख्या है, तो माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वह विषम पर लगेगा। विषम माध्यिका यानी कि n धन 1 बटे 2वां पद। n की वैल्यू कितनी है, 57। कितने पद हैं, 57, तो 57 धन 1 बटे 2 यानी कि वां पद, यह आप याद रखिएगा। तो अब देखिए 58 बटे 2, 58 बटे 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29वां पद। ठीक, 29वां पद। अब 29वां पद कौन सा होगा, देखिए संचयी बारंबारता में अब देखिए यहाँ पे 1 पद आया, यहाँ पे 3 पद, यहाँ पे 10, यहाँ तक 10 पद आए हैं, फिर 19 पद आए हैं, और यहाँ तक 30 पद आए हैं। अब इसी 30 पद के अंदर अंदर आपको 29 मिलेगा। ठीक, तो देखिए 19 के बाद जो 20 पद आया है वो भी 12 का है, 21वां पद भी 12 का है, और इसी तरीके से 30वें पद तक 12 का है, यानी कि 29वां पद भी क्या होगा, 12 होगा। यानी कि माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा 12। माध्यिका जो 29वां पद है उसका मान कितना होगा, 12, क्योंकि यहाँ तक 30 पद आ रहे हैं और 29वां पद भी इसी में आएगा। ठीक है, तो 12 वैल्यू हो जाएगी माध्यिका की। इसके बाद देखिए, इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,499 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लास्ट में इकाई के स्थान में बस परिवर्तन है और कोई परिवर्तन है ही नहीं। यह कराया हुआ प्रश्न है। देखिए किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा। देखिए छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 1,94,499 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। भागफल हमें पूर्ण वर्ग चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग कोई संख्या है कि नहीं है, या पूर्ण वर्ग हम लोग निकालते कैसे हैं, यह हमें यही यहाँ पे अप्लाई करना होता है। मैंने आपको करके बताया है, यह क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। तो देखिए हम लोग संख्या को लिख लेते हैं। संख्या कितनी है, 1,94,099, लेकिन इस तरीके से नहीं, हम दो दो के पेयर में इसको लिखते हैं, क्योंकि दो दो का पेयर हमको बनाना रहता है। बाएं से दाएं से बाएं और हम लोग बनाते हैं, तो दो दो का पेयर बन गया। अब देखिए जो पहला पेयर है वह है 19। अब हमें 19 के आसपास की वह संख्या चाहिए, 19 के बराबर या 19 से कम वह संख्या चाहिए जो पूर्ण वर्ग है। तो 16 पूर्ण वर्ग होती है, तो 16 किसका पूर्ण वर्ग होती है, 4। तो 4 से भाग दिया जाएगा, 4 बार जाएगा और यहाँ आ जाएगा 16। वो 16 में से घट जाएगा तो आएगा 3। अब देखिए 4 बार गया है और फिर यहाँ 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और इकाई का स्थान हम लोग खाली छोड़ेंगे। अब देखिए 44 यहाँ नीचे उतर आएगा। अब 8 के बगल एक संख्या हम लोग ऐसी लिखेंगे जिसका हम लोग जो संख्या बने इकाई के स्थान पे ऐसी संख्या लिखेंगे कि जो संख्या बने उसमें उस संख्या से गुणा करने पर जो संख्या बने, जो संख्या हमने लिखा है और लिखने के बाद जो संख्या बनी है, ठीक है, और जिस संख्या को हमने लिखा है उससे गुणा करने पे हमें इस 344 से कम या इसके बराबर मिल जाए। अब देखिए 8 चौक 32 होता है, 4 लिख देंगे तो हो जाएगा 84, और 84 में 4 से गुणा करेंगे तो इससे कुछ कम ही आएगा। ठीक है, 4 से गुणा करिए, यहाँ भी 4 लिख दीजिए तो ये आ जाएगा 336, और 336 में घट जाएगा 344 में से बचेगा 8, और यहाँ देखिए 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 88, और ये 99 यहाँ नीचे उतर आएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 88 के बगल इकाई का स्थान खाली है, यहाँ पे हमें एक संख्या लिखनी है
जो 899 के बराबर या छोटी हो। ठीक है, अब 1 लिख देंगे तो ये संख्या बनेगी 881। यहाँ 881 आ जाएगा। 1 यहाँ ऊपर लिख देंगे क्योंकि एक बार गया है और 1 जुड़ जाएगा। अब घटाइए तो यहाँ जाएगा 8 और 1 18। ठीक है, अब शेषफल ये जो आ गया ये हमारा शेष फल आ गया, मतलब 18। अगर इसी में 18 कम होता, जो संख्या दी गई है अगर इसी में 18 कम होता तो वो संख्या क्या होती, वो संख्या पूर्ण वर्ग होती। ठीक है, पूर्ण वर्ग, यानी कि यह जो संख्या है यह पूर्ण वर्ग होगी। और यहाँ जो प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि 1,94,499 में से क्या घटा दें छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 18 घटाने पे यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 16 है, समीकरण 12x² माइनस 11x माइनस 15 बराबर 0 को हल कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ कितना आएगा। देखिए आपको दिया गया है 12x² माइनस 11x माइनस 15, 12x² माइनस 11x माइनस 15 बराबर 0, यही दिया गया है, इसी को हमें हल करना है। अब देखिए 12 का गुणा आप 15 में करोगे तो कितना आएगा, 12 का गुणा होगा माइनस 15 में तो a इंटू सी आएगा माइनस 180 और b है माइनस 11। तो इसे हमें तोड़ना होगा तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 20x, यहाँ पे प्लस होगा प्लस 9x क्योंकि हमें लाना है माइनस 11x माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले में आपको क्या, पहले दोनों पदों में आपको 4x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 5 और प्लस यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा 3, तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए 3x माइनस 5 दोनों जगह है तो 3x माइनस 5 कॉमन मिल गया और पहले जगह बचा हुआ है 4x और दूसरी जगह बचा हुआ है 3 बराबर 0। अब आपसे हल पूछ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 3x माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि 4x प्लस 3 को आप बराबर के उधर भेजेंगे 0 के बटे में हो जाएगा तो 0 बटे 4x प्लस 3 भी 0 होगा, यानी कि 3x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 5 बटे 3। 5 बटे 3 x की एक वैल्यू आ गई 5 बटे 3 और 4x प्लस 3 बराबर भी हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि 3x प्लस 5 को बराबर के उधर भेजेंगे 0 बटे हो जाएगा 3x माइनस 5, उसका भी मान 0 होगा और x बराबर माइनस 3 बटे 4 हो जाएगा। तो x की जो दो वैल्यू आ जाएगी, जो सॉल्व हल करने को आपको बोला है, हल करने का मतलब यही होता है कि x का मान निकालना। तो यहाँ पे x का मान, एक मान आपको मिल जाएगा 5 बटे 3, दूसरा मान मिल जाएगा ऋण 3 बटे 4, ये दो वैल्यू आपको x की मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे आगे प्रश्न संख्या 17। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वह पुत्र के आयु की 3 गुनी थी और अगर बात की जाए 10 वर्ष बाद की तो जो पिता की आयु होगी वह पुत्र के आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे वर्तमान आयु पिता और पुत्र की पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु x है और इसी तरीके से माना पिता की वर्तमान आयु y है। पुत्र की वर्तमान आयु x और पिता की वर्तमान आयु y। अब देखिए प्रश्न में दो समय की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अगर 5 वर्ष पहले आप लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु है, पिता की आयु, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु और पिता की आयु, पहले यही लिख लीजिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5 होगी और पिता की आयु 5 वर्ष पहले y माइनस 5 होगी। ठीक, और आप अब लिख सकते हैं प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले पिता की जो आयु है यानी कि y माइनस 5, यह बराबर कितने के है, 3 गुने पुत्र के आयु के। पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी है, x माइनस 5, तो यहाँ से 5 वर्ष पहले पिता की आयु
पुत्र के आयु की 3 गुनी थी, इसका हम लोग समीकरण बना ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो y माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3x माइनस 15, और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0, क्योंकि प्लस 5 हो जाएगा उधर जाकर के और माइनस 15 में से घट जाएगा। तो ये हमारा मिल गया पहला समीकरण। और दूसरा, अगर बात की जाए 10 वर्ष पहले की, 10 वर्ष बाद की, इसके बाद 10 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु हो जाएगी x धन 10, और पिता की आयु हो जाएगी y धन 10। और बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद जो आयु होगी पिता की, वह दोगुनी होगी किसके? पुत्र के आयु की। पुत्र की आयु x धन 10 हो जाएगी 10 वर्ष बाद, तो y धन 10 बराबर हो जाएगा 2x धन 20। ठीक, अब यहां से आप लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0 के। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। दो अननोन हो गए हमारे x और y, और दो समीकरण हमें पता है, तो यहाँ से हम दोनों समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 अगर हम कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें बहुत ही आसानी से वैल्यूज सारी मिल जाएंगी। तो पहला समीकरण है यहाँ पे हमारा, देखिए 3x माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए y, कोई एक कोफिशिएंट हमें बराबर करना रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y के जो कोफिशिएंट हैं दोनों ही -1 हैं, तो घटा दीजिए। यहाँ जहाँ प्लस का प्लस 2x है तो -2x हो जाएगा, माइनस y है तो प्लस y हो जाएगा, और प्लस 10 है तो -10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x, 3x में से 2x घटेगा, x आएगा, और y से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 20 बराबर 0 आ जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 20। यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु आपको मिल गई 20 वर्ष। अब x की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दीजिए, दूसरे में ही रख देते हैं, तो x बराबर 2 गुणे 20 यानी कि 40 माइनस y धन 10 बराबर 0, और y बराबर लिख सकते हैं 40 धन 10 यानी कि 50। तो पिता की वर्तमान आयु 50 आ गई, पुत्र की वर्तमान आयु 20 आ गई। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे बहुत आसानी से। इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 18। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण ADC 140 अंश है, तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है। मैंने आपको सभी जो नियम होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के, और जो वृत्त में त्रिभुज बनता है, इसका नियम मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे बस आपको दर्शा देना था। देखिए ये जो कोण होगा, कोण ACB, यह त्रिभुज ABC जो है, इसमें अर्धवृत्त पे बना कोण है। यह आप इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे 90 अंश, क्योंकि यह अर्धवृत्त में बना कोण है। आप देख पा रहे हैं कि AB जो है यह व्यास है, तो यह क्या है? अर्धवृत्त में परिधि पे बना कोण जो होता है वह 90 अंश का होता है। तो यहाँ से कोण ACB का जो मान हो जाएगा वह 90 अंश हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे इस कोण का भी मान हम निकाल सकते हैं। कैसे? चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण जो आपको मान दिया गया है, ADC धन कोण CBA बराबर होगा 180 अंश के, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वह होता है 180 अंश। तो ये 140 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 अंश। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई 40 अंश। अब त्रिभुज ABC में, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आप को दो कोण पता चल गए। अब तीसरा कोण जो है जिसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कोण BAC, इसी कोण का मान आपसे पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? त्रिभुज ABC में सभी अंतः कोणों का योग 180 अंश,
और जो दो कोणों का योग है वह कितना है 130 अंश और प्लस कोण जो आपसे पूछ रहा है कोण BAC तो कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि कोण BAC की वैल्यू जो आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी 180 माइनस 130 यानी कि 50 अंश। वैल्यू जो आ जाएगी वह 50 डिग्री आ जाएगी, यह कोण हो जाएगा 50 अंश। तो इस तरीके से कोण BAC का भी मान बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते थे। तो पूरा पेपर मैंने बिल्कुल सही आप सभी को सब कुछ यहाँ पे सारे वैल्यू सारे क्वेश्चन सही हैं। कहीं भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, कोई भी करेक्शन होगा तो कमेंट सेक्शन में आएगा, ठीक है। पिंड कमेंट में दे दूंगा मैं। वैसे कोई करेक्शन है नहीं इस पेपर में, तो अधिक से अधिक आप इसको शेयर करिए ताकि सभी लोग अपना पेपर मिला पाएं। और इस वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इन सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और सभी 4th सेमेस्टर के पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं, सभी विषयों को पहले पढ़ाया भी जा चुका है, तो सभी चीजें आप जान रहे हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप अपने सभी पेपर्स को मिला सकते हैं या अगर आपको कोई विषय पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ है, आप चैनल पे विजिट करिए और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।